तो अब बात करते हैं देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की, जहां पर टीम योगी का विस्तार हुआ है और इसके जरिए बीजेपी ने यूपी में 80 कमल खिलाने का फॉर्मूला भी तैयार कर लिया है। अब सबसे पहले एक बार फिर से देख लीजिए कि कैसे योगी कैबिनेट में किन नामों को जोड़ा गया है और साथ ही इस बात की हम जानकारी आपको दे देते हैं कि कैसे इन नामों को तय किया गया। योगी कैबिनेट में अब तक 4 नए मंत्रियों की एंट्री हो चुकी है और योगी सरकार में अब मंत्रियों की संख्या 56 हो चुकी है। तो वहीं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर ने शपथ लिया, तो राष्ट्रीय लोक दल के कोटे से आरएलडी विधायक अनिल कुमार ने भी मंत्री पद की शपथ ली और इसके अलावा बीजेपी के नेता दारा सिंह चौहान भी योगी सरकार में शामिल हो गए हैं। तो साथ ही साहिबाबाद सीट की अगर बात की जाए तो साहिबाबाद सीट से बीजेपी विधायक सुनील कुमार शर्मा भी पद और गोपनीयता की शपथ उनको भी दिलाई गई है। तो ऐसे में ये वो तमाम नाम हम आपको बता रहे हैं जो कि किस तरीके से अब योगी कैबिनेट के विस्तार के बाद से नामों का जो चर्चाएं चल रही थी उन नामों पर मुहर लग चुकी है और इसी वजह से कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की टीम पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। यानी कि योगी कैबिनेट के विस्तार की जो चर्चाएं थी वो कैसे पूरी की गई है और बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में 80 पर 80 कमर खिलाने का ये पूरा फॉर्मूला तैयार कर लिया और यही दावा किया जा रहा था कि 80 की 80 सीटों पर कमल खिलेगा और ये हर कोई देखेगा। तो सबसे पहले देखें, योगी आदित्यनाथ की जब टीम की हम बात कर रहे थे तो ऐसे में हम यह भी आपको जानकारी दे दें कि दरअसल लगातार ये कोशिश की जा रही थी कि कैसे इस पूरे प्लान को सेट किया जाए और इन्हीं 80 सीटों को साधने का। और इस बीच केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा है आपको सुना देते हैं। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा अगड़ा अनुसूचित वर्ग की त्रिवेणी रूपी जो देश और प्रदेश की डबल इंजन सरकार चल रही है उसका यह दृश्य है कि आज 4 हमारे माननीय कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली है। मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूं। हाँ, निश्चित तौर से बड़ी जिम्मेदारी आई है, मिलकर के और अच्छे से करेंगे। 80 की 80 लोकसभा सीटें 2024 में जीतेंगे। देश में लड़ाई नाम की कोई। तो फिलहाल ये तमाम तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे टीएम योगी का विस्तार किया जा चुका है और साथ ही उत्तर प्रदेश में अब 4 और नए सिपाहियों को तैयार कर दिया गया है ताकि लोकसभा चुनाव में जो 80 पर 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा गया है उस लक्ष्य को भेदा जा सके और कमल खिलाया जा सके हर एक सीट पर। और यही वो योगी की टीम है, योगी आदित्यनाथ की टीम है जो कि लोकसभा चुनाव में अपना बेहतरीन प्रदर्शन हर किसी के सामने रखेगी और कैसे उन सीटों को साधना है, क्या कुछ रणनीति तैयार होगी, इसके बाद कैसे समीकरणों को साधना है, यह फॉर्मूला भी पहले से सेट कर लिया गया है। तो ये 4 वो नाम, 4 वो सिपाही, इन टीमों को के विस्तार को लेकर के हम आपको जानकारी दे रहे हैं और साथ ही ये भी हम आपको बता रहे हैं कि अब तक इस पूरे मामले को लेकर के जो प्लान पहले से तैयार किया गया था उसी प्लान के दायरे में इस वक्त बीजेपी आगे बढ़ रही है और सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि तमाम राज्यों के भी इसी तरीके की तस्वीरें हम देख रहे हैं। तो योगी सरकार में जिन 4 लोगों को शामिल किया गया है उसका 24 के चुनाव पर आखिर क्या कुछ असर पड़ेगा और इसके जरिए बीजेपी को कितना फायदा मिल सकता है, आपको अब एक एक करके ये भी बता देते हैं। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ करके आए ओम प्रकाश राजभर की, जो योगी आदित्यनाथ की पिछले सरकार में भी मंत्री थे और करीब 5 साल बाद राजभर की योगी सरकार में वापसी हुई है। आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर ने राजनीति की शुरुआत बीएसपी के साथ में की थी और इसके बाद से उन्होंने खुद ही सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी बनाई। तो 2017 के चुनाव में एनडीए के साथ गठबंधन करके उन्होंने गाजीपुर की जहूराबाद सीट से जीत हासिल कर ली, जबकि उनकी पार्टी को कुल 4 सीटों पर जीत मिली थी और इसके बाद से राजभर को 2017 में पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री भी बनाया गया था। लेकिन वहीं 2019 में राजभर एनडीए गठबंधन से अलग हो गए थे, लेकिन अब एक बार फिर से वो एनडीए में वापस लौट आए हैं। तो ऐसे में देखिए लगातार जो अब तक समीकरणों को साधने के साथ साथ में इन 4 सिपाहियों को तैयार किया गया है बीजेपी की तरफ से। तो इसी वजह से कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो करीब 4% राजभर समाज है पूर्वांचल के 18 जिलों में अच्छे पकड़ रखते हैं और ऐसे में पूर्वांचल के 16 सीटों पर राजभर का असर भी है। राजभर की बंजारा, निषाद, कुशवाहा, कश्यप जाति पर भी पकड़ मजबूत होती है इससे बीजेपी की और इसी वजह से ओपी राजभर को ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त सौंपी गई है। एक भरोसे के साथ में योगी सरकार ने अपनी टीम का हिस्सा बनाया है। देश में लड़ाई नाम की कोई चीज नहीं है। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 7 साल में
एक भी दंगे नहीं हुए, कहीं कर्फ्यू नहीं लगा, कानून का राज है, गरीब कमजोर अमन चैन से है। जो पिछली सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस सरकार से इस सरकार की गरीब तुलना कर रहा है तो कहता है कि योगी जी की सरकार अच्छी है। तो राजभर की पार्टी एसबीएसपी जुलाई 2023 में फिर से एनडीए में शामिल हो गई थी और अब राजभर को उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री पद देकर के बीजेपी ने पूर्वांचल की सभी सीटें जीतने का फॉर्मूला तैयार कर लिया है, क्योंकि ओपी राजभर ने राजभर समाज को कैसे साधना है ये ओपी राजभर से बखूबी और कोई नहीं जानता। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि राजभर की तरह ही समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देकर के आए दारा सिंह चौहान की अगर बात की जाए तो उन्हें भी मंत्री पद देकर के बीजेपी चुनाव से पहले दाव खेलने वाली है, यानी कि ये बड़ा दाव चल चुकी है ऑलरेडी बीजेपी। और ऐसे में ये मास्टर स्ट्रोक साबित हो चुका है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो 4 सिपाहियों को तैयार किया गया है ये बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक होने वाला है उत्तर प्रदेश के लिए। तो दारा सिंह चौहान की हम बात कर रहे हैं अगर, तो दारा सिंह चौहान 2022 में बीजेपी छोड़कर के समाजवादी पार्टी के साथ चले गए थे और 2023 में एक बार फिर से इनकी बीजेपी में वापसी हुई थी। अब घोसी से उपचुनाव हारने के बाद बीजेपी ने पहले इन्हें विधान परिषद का सदस्य बनाया और अब मंत्री पद भी दे दिया है। और अब इसका बीजेपी को लोकसभा चुनाव में कितना फायदा मिल सकता है आपको ये भी बता देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। तो दरअसल दारा सिंह चौहान की हम बात कर रहे थे, दारा सिंह चौहान की पिछड़े समाज में मजबूत पकड़ है, तो वहीं दूसरी तरफ मऊ और आजमगढ़ लोकसभा सीट पर इसका खास असर भी देखने को मिलता है। तो देखिए ये दारा सिंह चौहान की बेहद अच्छी बात यही है कि उनकी जिस तरीके से पकड़ उत्तर प्रदेश में रहती है, तो ऐसे में इसी वजह से इनके नाम को भी आगे किया गया है। अब मंत्री पद की शपथ लेने के बाद से दारा सिंह चौहान ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 80 के 80 सीटों पर एनडीए गठबंधन का कब्जा हो जाएगा। आज भी जो जिम्मेदारी मिली है मैं ईमानदारी से पूरा करूंगा। पार्टी संगठन का सरकार का जो भी निर्देश होगा उस दिशा में ईमानदारी से काम करेंगे कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें जितवा करके देश में जो लक्ष्य निर्धारित किया हमारी पार्टी ने 400 के पार करके फिर नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। तो दारा सिंह चौहान को मंत्री बनाकर के बीजेपी ने कुर्मी मतदाताओं को साधने का भी प्रयास किया। तो फिर जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी के साथ गठबंधन के बाद से बीजेपी ने आरएलडी कोटे से भी मंत्री बना करके जाट वोट बैंक को भी अपने पाले में करने की पूरी कोशिश की है। और अब आपको ये भी बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश में 5% जाट वोट बैंक है, तो पश्चिमी यूपी में 17% के करीब जाट वोट है और मथुरा, बागपत, मुजफ्फरनगर, मेरठ सीट पर खासा इसका असर भी देखा जाता है। बिजनौर, हापुड़, आगरा, हाथरस, गाजियाबाद, अमरोहा, सहारनपुर में भी अच्छा खासा प्रभाव जाट वोट बैंक का माना जाता है और इसी जाट वोट बैंक को साधने के लिए अब ये तैयारी की गई है बीजेपी की तरफ से। तो शपथ लेने के बाद से बताया जा रहा है कि आरएलडी कोटे से मंत्री बने अनिल कुमार ने क्या कहा है आपको वो भी सुनवाएंगे, लेकिन ये भी जानकारी हम आपको दे दें कि दरअसल इसी तरह से एक और मंत्री बनाए गए सुनील शर्मा सीएम योगी की पसंद बेहद माने जा रहे हैं और साथ ही ये कहा जा रहा है कि बड़े ब्राह्मण नेताओं में सुनील शर्मा की गिनती होती है तो उत्तर प्रदेश में करीब 12% ब्राह्मण आबादी है और अब 10 से ज्यादा लोकसभा सीटों पर ब्राह्मण वोट बैंक का सीधा असर पड़ता है। तो ब्राह्मण वोट बैंक को साधने के लिए सुनील शर्मा पर ये बड़ा दाव उत्तर प्रदेश की सरकार ने चला है और ऐसे में सुनील शर्मा को मंत्री बनाने के बाद से जिस तरीके की बातें सामने आ रही थी कि ब्राह्मण वोट बैंक का जो तबका है वो पूरी तरीके से बीजेपी के पाले में जाएगा और इसी वजह से कहा जा रहा है कि बीजेपी सरकार ने ब्राह्मण समाज को साधने की कोशिश की है और यानी अब साफ है कि 2024 के चुनाव में उतरने से ठीक पहले बीजेपी हर उस कोने को भरने में जुटी हुई है जिससे कि यूपी में 80 और देश में 400 का मिशन साकार हो सके। तो गोरखपुर के बारे में कहा जाता है कि ये यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ